तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं क्लास 11th के न्यू सेशन को, जहाँ पे हम आपको क्लास 11th के मैथ के संपूर्ण सिलेबस को ख़त्म करने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म होगा। पूरे साल मेहनत करेंगे, एक बार फिर नई जर्नी स्टार्ट करते हैं। बस आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए, तो हमारे सबसे पहले चैप्टर का नाम है सेट यानी समुच्चय क्या होते हैं और किस तरीके से सॉल्व होते हैं। तो इन सभी सेट को हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 में, जो हमारे सिलेबस का, हमारे क्लास 11th के मैथ का स्टार्टिंग बेस है। और यदि आप अभी से अपने स्टार्टिंग बेस को बना के रखते हैं, क्लास 11th से ही पढ़ना जारी रखते हैं, थोड़ा बहुत ही पढ़ेंगे, क्लास 12th में ये आपको जाकर के फर्स्ट चैप्टर से फेस कराएगा। और किसी भी सिलेबस में, किसी भी क्लास में यदि आपका फर्स्ट चैप्टर मस्त है तो आने वाले सभी चैप्टर आपको रेगुलरली और अच्छे मिलते रहेंगे। तो इस फर्स्ट चैप्टर में हमको पढ़ना है समुच्चय। समुच्चय होता क्या है और कैसे होता है। तो हम पढ़ने वाले हैं क्या चीज, समुच्चय। समुच्चय बोले तो ये क्या चीज होता है, तो समुच्चय मतलब होता है संग्रह यानी ग्रुप। तो समुच्चय मतलब होगा संग्रह, लेकिन कैसा संग्रह बनेगा, कभी सोचे हैं? संग्रह मतलब क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे बुक है, यहाँ पे पेन है, यहाँ पे पेंसिल है, इन सबको उठा करके एक ग्रुप बना दिया जाए तो हमारा कहलाएगा संग्रह, झुंड। लेकिन इसी चीज को एक तरीके से और सोच सकते हैं कि यहाँ पे पेन, पेंसिल और बुक का संग्रह है, और इसी संग्रह में एक साइड में है टेबल, चेयर और स्टूल, इनका संग्रह है। ठीक इसी के साथ में इधर है एप्पल, बनाना और ऑरेंज। तो क्या ये सभी संग्रह हमारे ग्रुप के अंदर आएंगे? हाँ, ये भी एक अलग ग्रुप है और ये भी एक अलग ग्रुप है। मतलब इसको बोले तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। लेकिन हम सेट किसको बोलेंगे? इस ग्रुप को हम सेट नहीं बोल सकते। सेट बोले तो जैसे बोला जाता है कि आपको मैच के पूरे सेट लाना है। जैसे क्रिकेट के बैट, बॉल, स्टंप, उसके बाद पैड, हेलमेट, ये सब चीजें, ग्लव्स, सब चीजें उठा करके लाएंगे, तब बोलेंगे क्रिकेट सेट। तो सेट मतलब होता है एक ऐसा संग्रह जिसमें केवल एक ही प्रकार के लोग आए, एक ही प्रकार की वस्तुएं आए, जिसमें केवल ऐसी चीजों के बारे में बात करें जो, यदि हम बोल दें क्रिकेट सेट लाने के लिए, तो इस क्रिकेट सेट को यदि सोनू से बोलेंगे तो सोनू भी वही सामान लेकर आएगा, यदि मोनू से बोलेंगे तो वही मोनू भी सामान लेकर के आएगा। मतलब क्रिकेट सेट में एक ऐसी चीजें आनी चाहिए जो सबके लिए सेम सब्जेक्ट होंगे। ठीक, मतलब ये सेट है, समुच्चय है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सेट अभी तो नहीं है। सीधा बोल रहे हैं तो अभी ये सेट नहीं है, क्योंकि इस सेट में हमारे पढ़ने लिखने के सामान, स्टेशनरी के सामान भी आ जाएंगे, फ्रूट्स भी आ जाएंगे और फर्नीचर भी सामान आ जाएंगे। लेकिन इसी चीज को हम कुछ इस तरीके से बोले कि ये ग्रुप नंबर ए हो गया और ये ग्रुप नंबर बी हो गया और ये ग्रुप नंबर सी हो गया। तो इस ए, बी और सी को हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। तो हम जाने हैं कि समुच्चय वही संग्रह कहलाता है जिसके बारे में हम अच्छे से बता सकें, डिफाइन कर सकें कि हाँ, ये चीज किसी पार्टिकुलर क्वालिटी को मेंटेन करता है। मतलब जैसे ये पढ़ने लिखने स्टेशनरी के सामान को बता रहा है, इधर ये फ्रूट्स को बता रहा है और इधर ये फर्नीचर को बता रहा है। तो इस संग्रह को हम बोल सकते हैं कि सुपरिभाषित संग्रह होगा, तभी जाकर के हम बोलेंगे उसको कि हाँ, वो हमारा समुच्चय है। यानी समुच्चय क्या होता है, तो इन दो शब्दों में ही व्याख्या कर देते हैं कि समुच्चय हमें वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को बताता है। जहां पे आपको सुपरिभाषित क्या होता है,
तो ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं जिसके लिए बारे में सभी को समान जानकारी हो, समान जानकारियां हों। अच्छा, ये क्या चीज होता है? तो सभी के बारे में समान जानकारी, यदि बोल दिया किसी से फ्रूट्स लाने के लिए, तो फलों को लाएगा तो अलग क्वालिटी होगी, मतलब फलों के समुच्चय को लाएगा, फलों के संग्रह को लाएगा। लेकिन यदि बोल दिया जाए स्टेशनरी के सामान को लाने के लिए, तो स्टेशनरी के सामान लाएंगे। और ये जो बोल दिए जाएंगे कि फर्नीचर के सामान चाहिए, तो फर्नीचर के सामान लेकर के आएंगे। ये हमारा कहलाएगा सुपरिभाषित समुच्चय, फिक्स समुच्चय। ठीक। अच्छा, अब समुच्चय को हम लिखित रूप में लिख लेते हैं कि आखिर समुच्चय क्या होता है। समुच्चय के अंदर देखेंगे तो ये जो भी चीज है, पेंसिल, पेन, ये कहलाएंगे समुच्चय के अवयव। क्या कहलाएंगे? समुच्चय के टुकड़े, समुच्चय के भाग, यानी समुच्चय के अवयव। तो समुच्चय क्या होता है और समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, यहां तक कि हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, तो अब देखेंगे समुच्चय को लिखेंगे कैसे। तो समुच्चय क्या चीज होता है, तो यहाँ पे हम आपको लिखित दे रहे हैं कि भाई मेरे समुच्चय, या फिर जिसको बोलते हैं सेट, वो क्या होता है। तो समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होता है, मतलब सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। समुच्चय कहलाता है। ठीक, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहलाते हैं। सुपरिभाषित क्या होता है, इस शब्द के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सुपरिभाषित मतलब ऐसी परिभाषा, ऐसी वस्तु जिसके बारे में सबकी परिभाषा सेम हो, मतलब जिसकी परिभाषा सबके लिए, जिसकी परिभाषा सबके लिए समान हो, समान हो, इसको बोलेंगे समुच्चय या फिर सेट। ठीक। अब समुच्चय को लिखेंगे कैसे, समुच्चय को मिलेगा कैसे। तो जैसे एग्जांपल में हम इसको बोल दें कि हमारे पास एक समुच्चय ए है, जिसमें हम 1 2 3 4 5 करके कोई संख्या लिख रहे हैं। तो ये डाट डाट करके जाएगा और ये कुछ ऐसे समुच्चय बनेंगे। ठीक, ये हमारे हो जाएंगे समुच्चय। अगर हमारा हेडिंग आता है इस चीज में, ये जो 1 2 3 4 लिखे हुए हैं, तो ये हमारे कहलाते हैं समुच्चय के अवयव। समुच्चय के अवयव क्या होते हैं? तो समुच्चय में लिखे, समुच्चय में लिखे भाग ही समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। समुच्चय में जो लिखे होते हैं भाग, उनको बोलते हैं समुच्चय के अवयव। ठीक। अच्छा, अब यहां तक हो गए। ये समुच्चय के अवयव में कौन कौन आ जाएगा, तो यहां से 1 2 3 और 4, ये हो जाएंगे समुच्चय के अवयव। ठीक, यहां तक हो गया। अच्छा, थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं। यहाँ पे जो नॉर्मली होता है, छोटी छोटी चीजें, उसको हम स्टार मार्क करके लिख देते हैं। क्या कि समुच्चय को लिखते समय क्या क्या चीजें हमको ध्यान रखनी चाहिए। समुच्चय के नियम, समुच्चय के नियम। समुच्चय में सबसे फर्स्ट लॉ बोलता है कि कभी भी समुच्चय को लिखेंगे, फर्स्ट लॉ बोलेगा समुच्चय को सदैव कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे। समुच्चय को सदैव कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं, मतलब उनके जो अवयव आएंगे, इसको सीधे सीधे लिखते हैं, समुच्चय
के अवयव हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। हाँ, पहला चीज हो गया हमेशा कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे, मतलब मझले वाले कोष्ठक में रखेंगे। ठीक। दूसरा क्या होता है, अवयव को हमेशा कामा द्वारा अलग करते हैं, कामा द्वारा अलग करते हैं। बस ये दो टॉपिक हमको याद रखना पड़ेगा। समुच्चय लिखते समय समुच्चय के अवयव को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे और उनके अवयव को हमेशा अलग अलग कामा के द्वारा अलग करेंगे। छोटी छोटी दो चार बातें और होती हैं कि कभी भी समुच्चय में एक अवयव को एक से अधिक बार नहीं लिखते हैं। क्या? एक से अधिक बार नहीं लिखते हैं। समुच्चय में किसी अवयव को एक से अधिक बार नहीं लिखते हैं। ठीक। चौथा इसमें नियम आ जाएगा जो थोड़ा फर्जी टाइप लगता है कि कभी भी समुच्चय के अवयव को स्मॉल लेटर से और समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। तो समुच्चय के अवयव को स्मॉल लेटर से और समुच्चय को कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। तो ये थे समुच्चय के छोटे छोटे क्वेश्चन। चलिए इन पर हम क्वेश्चंस को लगाते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे कवर करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे बोल रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले क्वेश्चन, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों के, वर्ष के सभी महीनों के संग्रह। तो क्या ये समुच्चय होंगे या फिर नहीं? तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका हम सॉल्यूशन यहाँ पे लगाएंगे। हम यहाँ पे केवल सॉल्यूशन लगाएंगे। अब क्वेश्चन को देखते सॉल्यूशन करेंगे। बोल रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, क्या ये समुच्चय है या फिर नहीं है? तो क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। अच्छा, क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाई करेंगे? अच्छा, ये बोल रहा है हम बोले समुच्चय होता क्या चीज है, तो हमको दो चीज पता होगा कि समुच्चय क्या चीज होता है और क्या चीज नहीं होता है। तो समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को बोलते हैं समुच्चय। सुपरिभाषित मतलब जिसकी परिभाषा सबके लिए सेम है। मतलब यदि हम यहाँ पर किसी वस्तु से पूछें तो भैया जे से प्रारंभ होने वाली कौन कौन सी महीने हैं, तो बताएगा जनवरी, जून और जुलाई। क्या इन तीन महीनों के अलावा कोई और कुछ बताने वाला है? नहीं। क्या आप अपने दोस्त से पूछेंगे जे से प्रारंभ होने वाले कोई महीनों के नाम, तो क्या वो क्या बताएंगे? जनवरी, जून और जुलाई। मतलब हर एक इंसान के लिए जनवरी, जून और जुलाई यही तीन महीने हैं जो जे से प्रारंभ होते हैं। अतः इनका जो कलेक्शन होगा ये हमारे लिए एक समुच्चय की भांति कहलाएगा। अतः ये समुच्चय है। क्या? अतः ये समुच्चय है। आगे सेकंड क्वेश्चन इस तरह दिया है, भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों के नाम। तो ये हम आपको बता दें कि सेकंड वाला आ जाएगा जो हमारा समुच्चय नहीं है। सोचिएगा एक बार क्यों नहीं है और कैसे नहीं है। क्या हम आपको बोलें कि आप अपने दो सबसे फेवरेट लेखकों के नाम बताइए, तो आप बोलेंगे मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। लेकिन आपके दोस्त वाले से बोलेंगे जिसको मुंशी प्रेमचंद के कविताएं नहीं याद हैं, दोहे नहीं याद हैं, वो तुरंत कबीरदास को पकड़ेगा, बोले कबीरदास, बसंत रैदास। क्योंकि हर एक इंसान के लिए अलग अलग लेखक सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली और सबसे ज्यादा विद्वान दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए लेखक प्रतिभाशाली शब्द जो आ रहा है वो समुच्चय से हटा दे रहा है। अतः ये जो सेकंड वाला है वो समुच्चय नहीं है। ठीक, थर्ड में आएंगे। तो पहले का थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों के नाम। अच्छा, अब बताओ, ये भी तो समुच्चय की कैटेगरी में नहीं आएगा भाई, समुच्चय के नहीं है।
अच्छा, ये भी क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हम बताएं समुच्चय वही संग्रह होंगे जो सुपरिभाषित होंगे। विश्व के 11 बल्लेबाज तो समुच्चय के आसपास आएंगे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ में कौन होगा? विश्व में पूछेंगे यदि इंडिया से 11 बल्लेबाज, तो हम अपने देश के 11 बल्लेबाज को सर्वश्रेष्ठ बताएंगे। वही चीज यदि बाहर पूछेंगे तो बाहर के लोग अलग देश के बताएंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया से पूछेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के लोग 11 बल्लेबाज अपने बताएंगे। इस तरीके से सबके नजरिया से 11 बल्लेबाज अलग अलग हो जाएंगे जो सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित मतलब जिसके लिए परिभाषाएं सबकी सेम हो, जिनके लिए सबका आंसर सेम हो। तो ये हमारे समुच्चय नहीं होंगे, तो हमारे समुच्चय की श्रेणी में नहीं आएंगे। पहले का फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या बोल रहा है? तो पहला बोल रहा है आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी कक्षा में जितने बालक हैं, तो मान लीजिए कुछ भी बालक होंगे, 10, 20, 50, 100 जो भी बालक होंगे, क्या उनको हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं? मान लो सुन, मोहित, राहुल, कम से कम इतना तो पता होगा कि आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो आपकी कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं सबको पता होगा कि इतने ही विद्यार्थी हैं, मतलब आपकी कक्षा के लिए यह एक सेट का कार्य करेगा, यह एक समुच्चय का कार्य करेगा। तो ये समुच्चय की श्रेणी में है। मतलब हम क्या कह रहे हैं, समुच्चय वही चीज होंगे जो सबके लिए समान होंगे। तो आपकी कक्षा में बैठे हर एक विद्यार्थी से पूछेंगे कि आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, कौन कौन है, तो सभी लोग यही नाम बताएंगे। मतलब जो क्लास में बच्चे होंगे वही नाम बताएंगे। ठीक, तो समुच्चय की श्रेणी में है। पांचवा देखेंगे तो 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्या 100 से कम? तो क्या हम आपसे पूछें 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का? प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती हैं। 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो ये डाट डाट करके 99 तक चल जाएगा। क्या किसी और से पूछने पर वो 98 पर ला के रोकेगा? नहीं, ना तो वो 0 से स्टार्ट करेगा, ना तो 98 पर ला के रुकेगा। मतलब प्राकृतिक संख्याएं 1 से ही स्टार्ट होती हैं, तो 1 से स्टार्ट होंगी और 99 तक जाएंगी। तो ये भी हमारे समुच्चय की श्रेणी में आएगा। ठीक, समुच्चय में आएगा। इस तरीके से हमारे पास कई क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चन को लगाते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस हैं? बी आई में आ जाएगा लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों के संग्रह। तो लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं वो सभी आ जाएंगे हमारे समुच्चय की श्रेणी में। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा लिखी गई जो भी उपन्यास हैं हम उनको काउंट कर सकते हैं, अतः ये हमारे समुच्चय है। ठीक, अगला मिल जाएगा पहले का BII यानी 7। सातवां बोल रहा है कि सभी समपूर्णांकों का समुच्चय। तो सभी समपूर्णांक में आ जाएंगे 2, 4, 6 डाट डाट इनफाइनाइट करके, अतः ये भी समुच्चय है, अतः समुच्चय है। अच्छा, ये हो जाएगा BIII। तो इसमें बोल रहा है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का समुच्चय। तो इस अध्याय में आने वाले जितने भी प्रश्न होंगे उन सबको हम एक कथित द्वारा दिखा सकते हैं, उनको गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और जितने भी लोगों से पूछेंगे इस अध्याय में कौन कौन क्वेश्चन आएंगे वो सबके लिए समान रहेंगे, अतः ये समुच्चय की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसको ब्लैक पेन से देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा IX, मतलब 9वां क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों के संग्रह। तो हर एक देश में अलग अलग जानवर खतरनाक होते हैं। जैसे हमारे यहाँ देखा जाए चीता और शेर खतरनाक होते हैं, वैसे कहीं गैंडा, कहीं सुअर, कहीं बरेली, कोबरा, यहाँ तक कि सबके लिए अलग अलग होंगे। तो यह पूरे विश्व के लिए समुच्चय की श्रेणी में नहीं आएंगे, अतः ये समुच्चय नहीं कहलाएंगे। तो इस तरीके से हमारे समुच्चय कौन कौन से होंगे और समुच्चय नहीं होंगे ये क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं। और अगली बार देखेंगे कि तो अब हम देख रहे हैं समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के अवयव क्या होते हैं और समुच्चय को कैसे लिखे जाते हैं, समुच्चय को डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक, समुच्चय और समुच्चय के अवयव से संबंधित छोटी छोटी बातें हम जान लेते हैं। उसके बाद जानेंगे समुच्चय के लिखने के तरीके।
ठीक, जैसे मान लें हम बताएं कि समुच्चय, कोई समुच्चय जिसका नाम ए है, इसमें आने वाले अवयव 2, 3, 5, 7, 9। तो इनको पहले लिखेंगे कैसे, तो कामा के द्वारा अलग अलग करके कर्ली ब्रैकेट में। अच्छा, इसमें कुछ चिन्ह आते हैं, कुछ साइन आते हैं, जिनको हम बोलें कि यहाँ पे 2 जो है वो ए में है, 2 समुच्चय ए में है, समुच्चय ए में है। तो इस चीज को इतना बड़ा नहीं लिखना सही है, हम इसको हमेशा इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। इस चीज को हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि 2 ये बिलोंग कर रहा है समुच्चय ए में। क्या 2 बिलोंग कर रहा है समुच्चय ए में, मतलब ये जो साइन बनेगा ये बता रहा है कि 2 समुच्चय ए में है। लेकिन इस चीज को बोला जाए कि 4 समुच्चय ए में नहीं है, तो क्या बोलेंगे कि 4 इज नॉट बिलोंग टू सेट ए। मतलब हम बताने वाले हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके के चिन्ह मिलेंगे, ये हो जाएगा बिलोंग टू, ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग टू। क्या ये हो जाएगा संबंधित है, संबंधित है, उसमें बिलोंग टू, और ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू, मतलब संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। तो ये हमारे को 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो समुच्चय, जो अवयव समुच्चय में होंगे उनके लिए बोलेंगे समुच्चय में है यानी बिलोंग टू, जो समुच्चय में नहीं होंगे डज नॉट बिलोंग टू। ये 2 हमारे चिन्ह मिलते हैं। इसके बाद हम जानते हैं समुच्चय का निरूपण कैसे होता है। हाँ, तो अब हम जानेंगे समुच्चय का निर्माण रूप। समुच्चय का निरूपण, समुच्चय को हम निरूपित कैसे करेंगे। तो समुच्चय को इतना पता चल गया कि समुच्चय के अवयव को हम स्मॉल लेटर में और समुच्चय को कैपिटल लेटर में कामा के द्वारा कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं। समुच्चय के अवयव को 1 से अधिक बार नहीं लिखते हैं। लेकिन समुच्चय को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो इस रूप में हम बोले तो समुच्चय को निरूपित करने के लिए अपने पास 2 तरीके आते हैं। सबसे पहले यदि कोई समुच्चय ए दिया हुआ है कि 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट करके ये इनफाइनाइट तक दिया है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। यहाँ पे किस तरीके लिखेंगे, यहाँ पे तो सबसे पहले इसको लिखेंगे रोस्टर विधि, जिसको बोलेंगे तालिका या फिर सूची विधि। सूची विधि इसमें क्या बोलता है कि किसी भी दिए गए समुच्चय को उसके कामा द्वारा अलग अलग वास्तविक संख्या के रूप में हम लिखें। जैसे इसको लिख सकते हैं ए इक्वल टू रियल सेट ऑफ 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट नंबर। तो ये हो गए हमारे रोस्टर विधि में। लेकिन इसी चीज को हम अर्थ यही निकलेगा और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, जिसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि या फिर इसका दूसरा नाम होता है गुण विधि। मतलब इस समुच्चय निर्माण, इस प्रक्रिया में हम आपको इस समुच्चय के क्वालिटी के बारे में बताएंगे। जैसे इसको देखें कि समुच्चय ए एक ऐसा समुच्चय है जिसमें 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं आएंगी, मतलब सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि समुच्चय ए जो है वो उसमें एक ही क्वालिटी के बारे में लिखेंगे कि यक्ष इस प्रकार से है कि यक्ष एक
प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्या हो गया, मतलब इसमें सभी प्राकृतिक संख्याओं को बारी बारी से रख सकते हैं। यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब इसमें इसी चीज को एक क्वालिटी के रूप में रख दिया गया है, एक गुण के रूप में रख दिया गया है कि भाई मेरे यहाँ पे यक्स के रूप में जो रखे गए हैं अवयव 1 2 3 4, उनको हम एक गुण के रूप में रख दिया गया है कि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, और सभी प्राकृतिक संख्याओं को बारी बारी से रख करके हम चेक कर सकते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं। तो समुच्चय बी को यहाँ पे देखते हैं। समुच्चय बी में मान लो ए ई आई ओ और यू, ये सारे स्वर आ जाते हैं। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे तो एक रूप में लिख सकते हैं कि समुच्चय बी जो है हमारा वो ए ई आई ओ और यू, ए ई आई ओ यू, ये समुच्चय हमारा निकाल गया। रोस्टर फॉर्म में इसी चीज को हम लिखेंगे तो समुच्चय बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, स्वरों का, इसको लिख सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, मतलब हर एक स्वर को यहाँ पे रखेंगे, बार बार से ये सब स्वर निकल जाएंगे। ये क्या कहलाता है, तो ये जो पॉइंट बाय पॉइंट होता है इसको बोलते हैं सच दैट, मतलब इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन लिखे जाते हैं। चलिए प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और वहां पे हम आपको बताएंगे इन दोनों समुच्चय निर्माण और रोस्टर फॉर्म का किस तरीके से यूज होता है। हाँ, तो हमारे पास यहाँ कुछ दूसरे तरीके के क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जहां पे हाँ, तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि मान लीजिए ए 1 2 3 4 5 6 है, मतलब एक क्वेश्चन दिया गया है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6 है। ये समुच्चय तो पहले ब्रैकेट में रखिएगा, इतना चीज ध्यान में रखिएगा, और ये कामा के द्वारा हर एक अवयव अलग अलग होंगे। ठीक, तो इनके अंदर हमको जो क्वेश्चन में आपको बताएं अभी, ये वाला चिन्ह और ये वाला चिन्ह, इन दोनों साइन को भरना है। तो क्या करना है और कैसे भरना है देखते हैं। क्वेश्चन हमारे दिए हैं 5, फर्स्ट वाला दिया है 5 डॉट डॉट 8, सेकंड वाला दिया है 8 0 4 2 10, 8 0 4 2 और 10, ये सभी ए में बिलोंग करते हैं या फिर नहीं, यही चीज हमसे पूछ करके बताना है। मतलब ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया सिक्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं। ये हमारे हैं प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन सेकंड। तो जैसे ही क्वेश्चन लगाते हैं प्रश्नावली भी खत्म होते चला जाएगा। तो हम बताएं जब ये कोई चीज समुच्चय ए में होगे तब बिलोंग टू का साइन लगाएंगे, नहीं होगा तो डज नॉट बिलोंग टू का साइन लगाएंगे। तो क्या 5 हमारा 1 2 3 4 5 6 यानी समुच्चय ए में है, तो हाँ भाई है, तो यहाँ पे हो जाएगा बिलोंग टू का। अच्छा 8 है कि नहीं है, तो नहीं है, तो इसकी लगा देंगे डज नॉट बिलोंग टू, मतलब बिलोंग टू ही क्रॉस करके काट देंगे, हो जाएगा डज नॉट बिलोंग टू। 0 इसमें है, मतलब 0 भी नहीं है, तो इसको हो जाएगा डज नॉट बिलोंग टू। 4 इसमें है तो हो जाएगा बिलोंग टू। अच्छा 2 इसमें है तो डज नॉट बिलोंग टू। 2 है यार, ये तो 2 भी है, ऐसी गलती नहीं करेंगे। 4 है 2 है दोनों है, 10 नहीं है तो हो जाएगा डज नॉट बिलोंग टू। तो ये तो हमारे सेकंड का क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ही आसान लग गया कि हाँ बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, जहां पे हम आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हम सॉल्यूशन खाली करेंगे, सॉल्यूशन खाली करेंगे। फर्स्ट वाला बोल रहा है क्वेश्चन आपको वहां पे देखते रहना है, आंसर हम यहाँ पे लिख रहे हैं।
तो फर्स्ट का सॉल्यूशन यानी तीसरे का फर्स्ट वाला, उसमें बोल रहा है कि समुच्चय ए एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक संख्या है। क्या? ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक संख्या है। तो ये चीजें हम बार बार नहीं लिखेंगे यार, लिखने में ज्यादा थोड़ा टाइम जाता है। तो हाँ, इसमें बता रहा है कि सच दैट एक्स यानी एक्स के जगह पे इस प्रकार से हर एक संख्या रखते जाएं तो पूर्णांक संख्या मिलेगा। मतलब पूर्णांक संख्या कहाँ से होता है? माइनस इंफिनिटी से डॉट डॉट करते आएंगे तो 5 4 ये माइनस होगा, -5 -4 -3 डॉट डॉट करके 0 1 2 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक आ जाएंगे। मतलब ये सभी संख्याएं इसमें आ जाएंगी जो पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आती हैं और पूर्णांक संख्या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होती हैं। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन लग गया। सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, उसका हम यहाँ पे सॉल्यूशन आंसर डालते हैं। हाँ, तो सेकंड वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, बोल रहा है बी एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो बी हमारा सेट कैसा बन जाएगा? 6 से कम। तो 6 से कम हो जाएगा 5 4 3 2 1 0 -1। अच्छा, इधर कहां तक आ सकते हैं? तो ये हो गया समुच्चय को लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट में आगे कामा द्वारा अलग कर देंगे। ये चीज आप ध्यान देंगे कि बोला हमको प्राकृतिक संख्या लिखनी। प्राकृतिक संख्या कहां तक आता है? तो उसमें ये दो संख्या नहीं आएंगी, मतलब हमारा संख्या हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट यहीं पे लगाना पड़ेगा। b इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 5। क्यों? 6 से कम बोला। ठीक, अच्छा थर्ड वाले क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएंगे? थर्ड वाले में बोल रहा है सेट सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स दो अंकों की एक प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है। ठीक, क्या बोल रहा है? ऐसी संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है। तो कौन कौन संख्या मिलेगी? दो अंकों की संख्या मिलेगी, इधर देख लो इस साइड में। दो अंकों की एक संख्या मिलेगी जिसमें ये x हो गया और ये y हो गया। इनका योग हमको मिलना चाहिए 8 है। तो 8 इनका योग कब मिलेगा? तो यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 7 रखेंगे। ठीक, अच्छा इस तरीके से ना लगाए, सीधा सीधा हम यहाँ पे 8 रख दें और यहाँ पे 0 रख दें। तो 8 और 0 इनका हो जाएगा 8। अब यहाँ पे क्या करेंगे? एक घटाते जाएंगे, इसका हो जाएगा 7, यहाँ पे एक बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 1 7 1 8 6 2 8 और यहाँ पे 5 और 3 8 4 4 8 फिर हो जाएगा ये 3 5 8 2 6 8 1 7 8 और 0 और 8 हो जाएगा 8। मतलब ये सभी संख्याएं कौन कौन सी बन जाएंगी कि ऐसी प्राकृतिक दो अंकों की ऐसी संख्या मिलना चाहिए जिनके अंकों का योगफल 8 हो। तो कौन कौन मिल जाएंगी? 80 71 62 यहाँ से लिखते चले जाएंगे 53 44 और 35 26 170 08 08 तो 2 में आएगा नहीं तो इसको लिख सकते हैं बस यहीं तक। तो ये सभी संख्या मिलेंगी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं और इनके अंकों का योग हमारा मिल जाएगा 8। ठीक, यहाँ तक आंसर खत्म होता है। ठीक, फोर्थ वाला देखेंगे तो फोर्थ वाले में बोल रहा है कि सेट d इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। अच्छा, अभाज्य संख्या क्या होता है? जो किसी संख्या से नहीं कटेगा। भाजक मतलब 60 को डिवाइड कर देने वाला, भाज करने वाला। आप ये चीज लगाते होंगे तो इस वाले भाग को बोलते हैं भाजक। तो ये 60 को डिवाइड कर दे ऐसी संख्याओं को निकालना है। तो 60 को डिवाइड करने के लिए कौन कौन संख्या आएंगी? तो 60 को मल्टीप्लाई में तोड़ लेते हैं और वही संख्या हमारे पास आ जाएंगी। तो 60 को तोड़ेंगे, दो जगह 2 30 दूनी 7 15 दूनी 30 3 5 15 मतलब 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60 यानी 60 के भाजक में कौन कौन आ रहा है? 2 3 और 5। तो ये संख्या हो जाएंगी एक अभाज्य संख्या जो 60 के मल्टीप्लाई में आएंगी, यानी आ जाएंगी हमारी 2 3 और 5। ये तीन संख्या जो अभाज्य भी हैं और 60 के भाजक हैं। ठीक, यहां तक हमारा क्वेश्चन आ जाता है। अगला बी वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। बी वाले क्वेश्चन में हमको क्या पूछ रहा है?
उसको देखते हैं। तो बोल रहा है ई एक सेट मिल गया है, एक सेट ई मिल गया है। इसमें बोला है TRIGONOMETRY, इसीलिए बोले हैं कि कभी भी ये मत सोचिएगा कि भाई मेरे हमेशा अवयव को बड़े लेटर में लिखते हैं। जैसे लिखा TRIGONOMETRY। अच्छा, इसमें देखेंगे तो बोले हैं समुच्चय के प्रत्येक अवयव को एक ही बार लिखेंगे। तो हम देखते हैं समुच्चय में ई में टी में आ गया तो यहाँ पे टी लिख लेते हैं, आर आ गया तो आर लिख लेते हैं, आई आ गया आई लिख लेते हैं, जी आ गया जी लिख लेते हैं, ओ आ गया ओ लिख लेते हैं और एन आ गया एन लिख लेते हैं। फिर अगली बार जैसे ये सब ओ आएगा तो हम एक बार यूज कर चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे, आगे आ जाएंगे एम पे, ई लिख लेते हैं और फिर टी आ गया हमारे पास, आर भी आ गया हमारे पास, अगली बार वाई लिख लेते हैं। तो समुच्चय में कभी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखा जाना चाहिए, कामा के द्वारा अलग होना चाहिए। एक अफवाह यहाँ पे गलत हो गया कि समुच्चय के अवयव को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे, तो जैसे भी दिया जाएगा वैसे लिख लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस तरीके से समुच्चय को हम लिख सकते हैं। तो ये गए सभी शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो TRIGONMERY, ठीक। अगला मिल जाएगा बी सेकंड आई, मतलब छठवां क्वेश्चन इसको इस श्रेणी का मिल जाएगा। यह हो जाएगा, इसमें बेटर के सभी अक्षरों का समुच्चय निकालना है। क्या बेटर, तो बेटर में क्या क्या आ जाएगा, BETTER, यानी बी हो गया, ई हो गया, ये डबल टी में एक टी हो गया, एक आर हो गया। तो BET और आर ऐसे लिख देंगे तो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि इनको हम कामा के द्वारा अलग करते हैं। तो BETR ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड, जहाँ पे खत्म होता है। तो इसमें हमको लिखना था रोस्टर फॉर्म, तो कामा के द्वारा अलग कर दिए, ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। आगे देखते हैं कौन से तरीके लिखने हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन बोलता है कि 3, 6, 9 और 12 समुच्चय ए लिखते हैं। इसमें बोल देंगे कि फर्स्ट वाला क्या चीज बोल रहा है। तो 3, 6, 9, 12 ये क्या कहलाते हैं, तो इसको लिख सकते हैं भैया, हमको लिखना है समुच्चय निर्माण विधि यानी सेट बिल्डर फॉर्म गुण विधि में। तो गुण में लिख सकते हैं कि x, अच्छा ये 3, 6, 9 और 12 किस क्वालिटी को आइडेंटिफाई करना है कि 3 के गुणज हैं। इसको लिख सकते हैं x such that x 3 के गुणज हैं जो लेस देन 13 कह दो, जो 13 से कम है। या इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं x 3n, जहां n is less than 5, n is less than 5, यानी का मान 3 का मान 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 बार 4 बार रखेंगे, 5वां बार इससे कम हो जाएगा। तो ये गया हमारा गुण विधि में फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, सेकंड क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि 2, 4, 8 और 16, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 और 16 का डबल 32। तो इसमें क्या है, सेट ऑफ बी इज इक्वल टू 2, 2 का दुगुना 4, 4 लगाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। मतलब इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि x सच दैट x यहाँ 2 के पावर n, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 के पावर n, जहां n इज इक्वल टू n इज लेस देन 2 5 जा 12, n इज इक्वल टू इज लेस देन 0, यानी जो 0 से बड़ा है और 5 से बराबर या फिर इससे छोटा है। तो ये सभी संख्याएं यहाँ पे खत्म हो जाएंगी और इस तरीके से हमारा गुण विधि सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तीसरा देखते हैं।
तीसरे में क्या बोल रहा है कि हमारा 5 5 5 या 5 25 5 25 5 या 125। तो इस तरीके से क्वेश्चन मतलब 5 का 25, 25 का 125, 25 5 25 5 125 5 125। मतलब ये भी बोल रहा है कि इसी तरीके से कि सी भी निकल रहा है कि यक्स सच दैट यक्स जहां पे 5 के पावर n सच दैट इस प्रकार है कि ये 5 के पावर n के रूप में है, जहां n इज लेस देन आर इक्वल टू 4 ग्रेटर देन 0। मतलब n जो है 0 से बड़ा है और 4 से छोटा या फिर 4 के बराबर है। इस फोर्थ क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से एक एक क्वालिटी खोजेंगे और हमारा क्वेश्चन निकलते हुए चला जाएगा। थर्ड क्वेश्चन से बोलता है और ये चैप्टर के लिए आप पार कर लिए तो बहुत ही अच्छे तरीके से अगले वाले चैप्टर को सॉल्व करेंगे। ठीक, देखते हैं। बोल रहा है 2 2 या 4 2 3 या 6 2 4 या 8 इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। यानी डी को हम लिख सकते हैं x such that x is equal to 2n जहां n is equals to कैपिटल n is equals to n बिलोंग टू कैपिटल n कर दीजिए। मतलब n जो होगा वो प्राकृतिक संख्या होगा। 2 का मान 1 रखेंगे, 2 का मान 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8 और 2 पांच 10। इस सो दैट करके हम चल जाएगा लास्ट तक। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन क्या होगा। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1 4 9 इक्वल टू 10। तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ई जो है वो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। यानी ये जो मिल रहा है तो यक्स सच दैट यक्स इज इक्वल टू n का स्क्वायर 1 जा 1 2 2 जा 4, जहां पे स्मॉल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे स्मॉल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर और वो नेचुरल नंबर कहां तक होंगे और n इज लेस देन कितना हो जाएगा 10, लेस देन आर इक्वल टू 10। या तो 10 होगा या तो 10 से छोटा होगा। तो इस तरीके से हमारे चौथे क्वेश्चन जिसमें हमको चयन करना था सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ, तो पांचवा क्वेश्चन जो छोटे छोटे क्वेश्चन है और जल्दी हम लगा देते हैं। इसमें 2-3 क्वेश्चन लगाएंगे और आप पूरा क्वेश्चन लगाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होता चला जा रहा है। इसमें बोल रहा है कि सूचीबद्ध तरीके से लिखिए, मतलब रोस्टर फॉर्म में हमको लिखना है। x सब्जेक्ट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है तो ए वाला आप लिख के लाएंगे कि x सब्जेक्ट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। मतलब 1 3 5 7 9 11 13 इस तरीके से एक कंटिन्यू संख्या मिल जाएगी। सेकंड वाला क्या मिलेगा, बी वाला x सब्जेक्ट x एक पूर्णांक संख्या है जो -1/2 और 9/2 के बीच में है। तो ये सॉल्यूशन देखते हैं पांचवे का सेकंड वाला। उसमें बोल रहा है कि एक सेट होगा बी जिसमें क्या मिलेगा, x सब्जेक्ट x एक पूर्णांक संख्या है जो -1/2 और 9/2 से छोटा है। तो -1/2 से बड़ा हो जाएगा 0 1 2 3 4 और 9/5 से छोटा 4.5 आएगा। तो इससे छोटा ही होना चाहिए। तो हमारा हो गया सेट बी। ठीक, आगे मिल जाएगा सी वाला क्वेश्चन। तो x सब्जेक्ट x एक पूर्णांक संख्या है जो x स्क्वायर 4 से छोटा होगा। तो 4 से छोटा हो जाएगा 2 1 जा 1 और 2 2 जा 4, 1 और 4 हो जाएंगे। ठीक, लॉयल को एक रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो ये भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला ये वाला क्वेश्चन एक सब्जेक्ट एक ऐसे महीने का नाम है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो 31 दिन जिसमें नहीं होते हैं जैसे फरवरी हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गए, फिर जुलाई अगस्त 31 होते हैं, अक्टूबर, ऐसे मतलब जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं उनको छांट करके अलग कर लेंगे। और अगला एफ वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। यक अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो के से पहले आने वाले सभी अक्षरों को एक समुच्चय में कामा के द्वारा अलग कर देंगे तो रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से हमारा 1.1
खत्म होता है, जिसमें से जितने भी क्वेश्चन छोड़े जाएंगे उन क्वेश्चन को आपको लगाना है। नहीं समझ में आएगा तो फिर से आप बताएंगे। बहुविकल्पी क्वेश्चन है, मिलान है, तो मिलान वाले क्वेश्चन को आप स्वयं सॉल्व करेंगे, इतना आपके अंदर क्वालिटी आ गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे हम आपको 1.1 के थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों करवाने वाले हैं। चलिए।